ओके जी, लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमने देखी थी दैट वाज दिस। ओके जी, सो दिस वाज द एग्जांपल दैट वी लास्ट एग्जीक्यूटेड, यही थी। जी सर। अच्छा, ये एग्जांपल हमने सेक्शन बी में डिस्कस कर ली थी लेकिन सेक्शन ए में डिस्कस नहीं की थी। सबसे पहले तो खैर वट एवर वी डिस्कस लास्ट टाइम, अगर कोई उसमें से सवाल है तो पूछ लीजिए बिफोर वी प्रोसीड। सर एक सवाल था सर, क्या सर जी जी। आपने मैनिपुलेटर्स का इस्तेमाल किया था तो हेडर का जवाब नहीं दिया? ज़रा चेक कर सर लीजिएगा उसे, जिस एग्जांपल में हमने यूज़ किए थे उसमें क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए था और क्या मौजूद था। सर सेट प्रेसिजन वाले थे बड़े, जो सेंट्स को मेरे ख्याल से डिफाइन करते थे वो, हाँ हाँ। या परसेंटेज के बारे में था। तो वो सर उसके लिए हेड। जो चीज़ तो हमने बगैर हेडर फाइल के इस्तेमाल की है, इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस से इस्तेमाल हो सकती थी। ठीक है, देर आर सर्टन थिंग्स जो आईओ मैनिपुलेशन के लिए आपको अलग फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, बट वट एवर वी डिड, इफ़ we didn't include that means that was possible without inclusion of anything, like ये वाली है ना, ये जी फिक्स। सर ये वाली। ठीक है, सो इसके लिए हमने कोई इंक्लूजन नहीं की हुई, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट से काम कर सकती हैं आपके लिए। ठीक है, इतनी प्रोसीजन, इतनी जो चीज़ें हैं वो गालिबन हमें आयो स्ट्रीम से मिल जाती हैं। राइट सर। अच्छा, इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखें, लास्ट टाइम हमने जो जहाँ एंड अप किया था इन सेक्शन ए, दैट वाज दिस क्लास अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक अकाउंट क्लास। ठीक है, जहाँ हम बेसिकली इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है वो क्या होती है, राइट। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप तक का जो है वो हमने दोनों सेक्शंस में डिस्कस कर लिया था। और सेक्शन बी में हमने ये एग्जांपल भी डिस्कस की थी जिसमें हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे कि एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास से उसके फीचर्स को इनहेरिट करके मज़ीद अपनी स्पेशलाइजेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस एग्ज़ाम्पल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ वही जेनेरिक बैंक अकाउंट क्लास है। बैंक अकाउंट क्लास के तीन कंस्ट्रक्टर्स हैं। एवरीबॉडी नोज़ कि ये तीन कंस्ट्रक्टर्स हैं। बेटा माइक बंद कर दें। यस सर। एवरीबॉडी नोज़ कि ये तीन कंस्ट्रक्टर हैं, एक कंस्ट्रक्टर जो तीन पैरामीटर्स ले रहा है, एक कंस्ट्रक्टर जो दो पैरामीटर्स ले रहा है और एक कंस्ट्रक्टर जो कुछ भी नहीं ले रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास सेट मेथड है, इसके भी हमने दो ओवरलोड्स बनाए हुए हैं, एक जो तीन पैरामीटर्स ले रहा है और एक जो दो पैरामीटर्स ले रहा है। फिर हमारे पास एक अपडेट का मेथड है। अपडेट का मेथड हमने इसलिए बनाया था कि एक ईयर कंप्लीट होने पे जब आप इंटरेस्ट रेट अप्लाई करके बैलेंस को दोबारा कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपके पास ये मेथड है जो ये कर सकेगा आपके लिए। गेट बैलेंस, गेट रेट और आउटपुट। ठीक है, अच्छा, अब आउटपुट के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम दोबारा ये बात कह रहे हैं कि जो हमने ये आउटपुट स्ट्रीम बतौर रेफरेंस पास की है, इसका ऑब्जेक्ट पास किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है इस सूरत में जो हम इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंपली बिकॉज़ जब भी आपने कोई चीज़ इनपुट करनी होती है या आउटपुट करनी होती है तो आपको ये बताना होता है कि आप इनपुट कहाँ से लेंगे और आउटपुट कहाँ पर देंगे। तो मिसाल के तौर पे आम तौर पे जो हमें डिफ़ॉल्ट में इनपुट लेनी होती है वो कीबोर्ड से लेनी होती है और प्रोग्राम में लेनी होती है, तो सी इन इज़ द स्ट्रीम दैट हेल्प्स अस विद दैट।
that is by default connected to the keyboard and reads the input into the program. Similarly, जब हमें output देनी होती है तो हम cout को इस्तेमाल करते हैं. Cout is a stream which is by default connected to the screen and it takes data from the program and takes to the screen. ओके, सो अगर हमें सिंपली सी इन और सी आउट ही को इस्तेमाल करना है तो हमें इन स्ट्रीम्स को बतौर रेफरेंस पास करने की, इन इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम को बतौर रेफरेंस पास करने की ज़रूरत नहीं होती. तो ज़रूरत होती कब है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक वेरिएशन देखें, तो मिसाल के तौर पे हम ये चाहें कि हम कीबोर्ड से रीड करने की बजाय किसी फ़ाइल से रीड कर लें, और इसी तरीके से कीबोर्ड स्क्रीन पे राइट करने की बजाय किसी फाइल में राइट कर दें, तो दैट बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट केस एंड वी विल सी दैट केस टुडे एज वेल. एनीवे, वी मूव ऑन. सो यहाँ हमने जो लास्ट टाइम ये काम किया था कि हमने बजाय इसके कि हम सो हमारे पास एक जो है वो बैलेंस के लिए वेरिएबल है और एक इंटरेस्ट रेट के लिए वेरिएबल. अगर आपको याद हो तो हमने जो पिछली एग्जांपल थी उसके अंदर जो बैलेंस था उसको स्प्लिट कर दिया था दो वेरिएबल्स में. कैन एनीबॉडी टेल कि हमने ऐसा क्यों किया था? सर इसलिए कि सर इसका पूछना है बैलेंस का सर, वो सेंट्स को ऐड करने के लिए उसमें डॉलर्स में. हमने बैलेंस को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक डॉलर पार्ट और एक सेंट पार्ट, एंड दैट बेसिकली वाज टू डेमोन्स्ट्रेट कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेन प्रोग्राम को अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. आई मीन ये चीज़ हमें क्लास के अंदर हैंडल करनी है, एंड दैट इज़ व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, कि अगर आप कोई चीज़ बैकएंड पे कर रहे हैं तो वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फ्रंट एंड को इससे फ़र्क नहीं पड़ता या नहीं पड़ना चाहिए. तो आप एक वेरिएबल के तौर पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या दो वेरिएबल्स के तौर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग स्पेसिफिक और इंटरनल टू द क्लास. इसी तरीके से फ्रैक्शन का फंक्शन है जो कि प्राइवेट है, जो बेसिकली परसेंटेज, आप इंटरेस्ट को जब आप परसेंटेज में देते हैं तो ये इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं. सो this is the definition of bank account class, the definition of constructor of the bank account, right? The one that takes 3 arguments, the one that takes 2 arguments, and the one that takes no arguments. Can anybody explain this line? कोई ये बता सकता है कि इस लाइन में क्या हो रहा है? इस लाइन में सर, इसमें जी, सजील के अलावा कोई बता सकता है कि इस लाइन में क्या हो रहा है? Is it really a hard question? चलें, सजील आप ही बता दें. सर एक मिनट सर, इसमें सर हमने वो किया ना क्लास बैंक अकाउंट, सर हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्टर स्टार्ट किया. ओके, ठीक है सर. सो ये जो बैलेंस और सर लिखा हुआ बैलेंस है, और ये हैं सर उसके मेथड्स हमने कॉल किए हैं कि स्टार्टिंग में 0 बैलेंस के साथ और इंटरेस्ट रेट भी 0 है इसके अंदर. ओके, व्हाट इज़ दिस वर्ड बैलेंस? बैलेंस का क्या मतलब है? सर बैलेंस का सर ये मेथड है जो बैलेंस में बताएगा कि करंट बैलेंस कितना है जो हमारा बैंक अकाउंट है उसके अंदर. एब्सोल्युटली नॉट बेटा, बैलेंस मेथड तो नहीं है. बैलेंस नाम का तो हमने कोई मेथड नहीं बनाया. बैलेंस इस क्लास का एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, एंड अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि हम जो इनिशियलाइजेशन करते हैं कंस्ट्रक्टर में, उसमें एक तरीका ये है कि आप ये यहाँ कॉलन प्लेस करके बजाय इसके कि आप बॉडी के अंदर जाके इसको इनिशियलाइज़ करें. अब ये एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बैलेंस को 0 से इनिशियलाइज़ कर दे और इंटरेस्ट रेट को भी 0 से इनिशियलाइज़ कर दे.
ठीक है सर। right? This is सॉरी also, सर। this is pretty much like writing this. अगर मैं यूं लिख दूं, यूं लिख दूं और ये ना लिखूं, तो इसका एक ही मतलब है. If I remove this from here and write it like this, ठीक है? So it's just that we can do this initialization without going explicitly into the body of the constructor. हम ये चीज़ें बाहर भी इस तरीके से लिख सकते हैं. So this is a different notation of doing this, what you see here. ठीक है? Is this thing okay? ये बात आपको जूद हज़म लगती है? Yes, sir. अभी समझ. Okay, I remove this from here now. Okay, then that there is that update method which simply applies the interest rate and calculates the new balance. Fraction simply multiplies the percent value with 100. Get balance and get rate returns you the value of balance and rate, interest rate. And similarly, the output method is used to simply print out the details of the account, the current balance and the interest rate. We just use simple formatting of operators here to see the things in little consistent way. Okay, ये भी आप जानते हैं, अगर हम ये इस्तेमाल नहीं करते तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है. अभी जो आपको आउटपुट नज़र आ रही है, ज़रा इसको देखिए. This is $100.50, 5.50, 10.25, 110.75, 5.50, 11.80, 98.95, 5.50. And now I have removed these flags. So you see that this is 100.5, 5.5, 10.25, right? So जो numbers हैं, जितनी उनकी actual need है उतने ही डिस्प्ले हुए हैं, जबकि हमने इसको इन्फोर्स किया हुआ था कि इसकी जो फील्ड की जो विड्थ है, जो फ्रैक्शंस हैं, वो प्रिसीजन उसको 2 पे सेट किया हुआ था, तो वो 2 फ्रैक्शन वैल्यूज़ तक उसको शो कर रहा था. So that was only for the consistency of the look of the statistics, nothing else. Okay, and then you have these overloads of the set method, and the important thing is here. अब बेसिकली हमारे पास एक जो क्लास हमने ऊपर डिक्लेयर की है, उस क्लास का नाम हमने रखा है बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट और जो बैलेंस है वो हम 2 चीज़ें उसमें स्टोर कर रहे हैं, और कुछ मेथड्स हमने क्रिएट किए हैं उसको हैंडल करने के लिए. अच्छा, अब हम जानते हैं कि बैंक अकाउंट्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे एक सेविंग अकाउंट हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ आम तौर पे 2 टर्म ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट. सेविंग अकाउंट्स आम तौर पे इस पर्पज़ के लिए होते हैं कि आप के पास कुछ पैसे हैं जिन्हें आप महफूज रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, गाहे बगाए आप उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो आप उनको सेविंग अकाउंट में प्लेस कर देते हैं. सेविंग अकाउंट में एक सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है. अच्छा, इसी तरीके से आपके पास दूसरी जो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप सेविंग की बजाय करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. करंट अकाउंट एक मोर एक आमतौर पर उससे ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड कहा जाता है कि आप अपने पैसे को रेडिली इस्तेमाल करने के लिए उसमें प्लेस करते हैं. मिसाल के तौर पे आपको पेमेंट्स करनी है, आपको अमाउंट्स रिसीव करनी है बिज़नेस के अगेंस्ट, तो वो करंट अकाउंट के अंदर आप मैनेज कर रहे होते हैं. करंट अकाउंट आम तौर पे जो उसके ऊपर है वो इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होता. हमारे यहाँ चूँकि कुछ और नोशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो मसलन मिसाल के तौर पे अक्सर आपको सैलरी अकाउंट्स भी जो मिलेंगे वो करंट अकाउंट्स के तौर पे मिलेंगे. लाइक माई सैलरी अकाउंट इज़ ऑल्सो करंट अकाउंट. आई रिसीव सैलरी इन दैट एंड देन आई यूज़ इट टू फुलफिल माई, जो भी मेरी कंजम्पशंस हैं मैं उसमें से उसको उस तरीके से हैंडल कर लेता हूँ. ओके, सो नाउ अब हमने किया ये कि बैंक अकाउंट के नाम से हमारे पास एक क्लास एग्जिस्ट करती है. अब हम बैंक अकाउंट की एक स्पेसिफिक टाइप जो है उसको अकोमोडेट करना चाहते हैं, और वो स्पेसिफिक टाइप है सेविंग्स अकाउंट.
ठीक है। आप जानते हैं कि अमूमी तौर पे रियल वर्ल्ड के अंदर एक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन और एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर को फिर हम उसको स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं कि कोई फर्नीचर ऐसा है जो लेटने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई फर्नीचर ऐसा है जो बैठने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई फर्नीचर ऐसा है जो सर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम कहें कि कोई फर्नीचर ऐसा है जो बैठने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं कि मतलब वी कुड हैव द फर्नीचर इन द फॉर्म ऑफ सोफ़ाज, वी कुड हैव फर्नीचर इन द फॉर्म ऑफ चेयर्स। अच्छा, फिर अगर हम चेयर्स की बात करें तो चेयर्स भी मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। वी कुड हैव एन ऑफिस चेयर, वी कुड हैव a bedroom chair और समथिंग लाइक दैट। सो हम इसमें एक स्पेशलाइजेशन जो है उसको एक बड़े नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, राइट। और इसी तरीके से अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो हम जनरलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, दैट एवरी चेयर इज़ a chair, every chair is also something that you can sit on, and every chair is also a furniture item, so on. We can talk about generalization and specialization in that context. So similarly अब हमारे पास बैंक अकाउंट एक जनरलाइज्ड एंटिटी बनती है और उसके अगेंस्ट जो सेविंग्स अकाउंट है वो एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने का रास्ता है। अब सेविंग अकाउंट जो है उसमें आम तौर पे हम ये कहेंगे कि जो बैंक अकाउंट के अमूमी फ़ीचर्स हैं वो हमें इस्तेमाल करने होंगे, और इन एडिशन टू दैट सेविंग अकाउंट के कुछ अपने फ़ीचर्स भी होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें अगर आप, तो हमने इसमें अगेन जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर जो चीज़ें डिस्प्ले की हैं, एक तो हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप ये लाइन अगर देखें तो यहाँ हमने लिखा क्लास savings account, and then this column, and then we have written the name of the, we will say base class, public bank account. इसकी डिटेल के बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल पर्पस सिर्फ ये है कि आप किसी एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करके एक नई क्लास बना सकते हैं। अब हम सेविंग्स अकाउंट के नाम से जो क्लास बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये बैंक अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ को, उसके मेंबर्स को इनहेरिट करेगी, और इन एडिशन उनके अलावा अगर इसको कोई चीज़ मज़ीद चाहिए अपनी आइडेंटिटी के लिए तो ये उनको अपनी बॉडी के अंदर अलग से डिक्लेयर कर सकती है। तो ये लिखकर क्लास सेविंग्स अकाउंट एक्सटेंड्स फ्रॉम पब्लिक बैंक अकाउंट, तो हमने ये कहा कि सेविंग्स अकाउंट है जो क्लास है वो बुनियादी अपने तमाम फीचर्स जो है वो सेविंग्स अकाउंट से लेती है। Okay, so it takes all the features from the bank account class, and in addition it implements some of its own things as well. मिसाल के तौर पे you see a constructor first. इसने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया यहाँ पे which is taking 3 parameters, dollar, cent and rate. Saving account also needs to set these things, and there are two specific methods that it is implementing. One is the deposit method, that you can specify the dollars and cents and deposit that amount in your account, that will be added to your current balance, and withdraw. So you can also use this account to withdraw any amount. So you will specify the dollars and cents again, and that withdrawn amount will be subtracted from your current balance. ठीक हो गया जी? If you have any questions so far, please go ahead. सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर ये हम जो बेस क्लास है उसे पब्लिक क्यों लिखते हैं, लाइक पब्लिक बैंक अकाउंट? असल में जब आप इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं तो इनहेरिटेंस के अंदर फर्दर काफ़ी सारी डिटेल्स आती हैं कि आप जो इनहेरिटेंस है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम इनके बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। असल में इस वक्त सिर्फ पर्पज़ ये है कि इनहेरिटेंस की एक लुक एंड फील हमारे सामने हो। सो यस, दिस पब्लिक कीवर्ड हैज़ सम स्पेसिफिक मीनिंग, राइट,
इनहेरिटेंस की मल्टीपल टाइप्स होती हैं और मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स इस्तेमाल करने से उसके मानी के ऊपर फ़र्क भी आता है, बट फॉर द मोमेंट वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल फॉर द मोमेंट। ओके सर। अच्छा, अब यही तीन चीज़ें, अब सेविंग्स अकाउंट की क्लास जो है वो बैंक अकाउंट की सेविंग अकाउंट की क्लास जो है वो बैंक अकाउंट के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करती है। उसके अलावा एक कंस्ट्रक्टर और दो मेथड अपने भी इम्प्लीमेंट करती है। इफ़ वी गो हियर एंड सी, सो हमें ये नज़र आ रहा है कि जब इसके कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को हम देखते हैं तो कैन यू सी एंड टेल व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टर डूइंग? अगर आप इस कंस्ट्रक्टर को गौर से देखें तो सेविंग अकाउंट क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है जो कि तीन पैरामीटर्स ले रहा है, डॉलर्स, सेंट्स और रेट। ठीक है, जी, I had to deal with some logistics. तो बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट के लिए जो हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया है, व्हाट इट डज इट इज सिंपली कॉल्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ बैंक अकाउंट क्लास एट द बैक एंड, राइट। व्हाट इट डज इज कि ये अपने तीनों पैरामीटर्स, डॉलर्स, सेंट और रेट, ये तीनों पैरामीटर्स बैंक अकाउंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास कर देता है। सो इसका मतलब ये है कि जो इसकी इनिशियल सेटअप है वो इनिशियल सेटअप भी अपनी बेस क्लास से ले रहा है, right? It isn't repeating that functionality, it is simply passing these on, and it is asking to do the same thing that the bank account class does with its initialization of variables. Then you see a method deposit, right? So deposit जो है बेसिकली डिपॉजिट का पर्पस ये है कि वो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसके अंदर इजाफा कर दे उतनी अमाउंट का जितनी कि डिपॉजिट करवाई जा रही है। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें तो हमने सेविंग अकाउंट क्लास के अंदर बैलेंस नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज़ कि हम बैंक अकाउंट क्लास के अंदर जो बैलेंस का वेरिएबल है उसी को इस्तेमाल कर रहे होंगे, बिकॉज हम उस क्लास से अपनी इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। सो हम करते क्या हैं कि बैलेंस की वैल्यू को गेट कर लेते हैं। अब हमें मालूम है कि बैलेंस बैंक अकाउंट क्लास का एक प्राइवेट मेंबर है, हम उसको इस क्लास में गेट बैलेंस के ज़रिए गेट कर सकते हैं, राइट। हम गेट बैलेंस के ज़रिए करंट बैलेंस गेट करते हैं, उसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। नाउ दिस बैलेंस इज बेसिकली अ लोकल वेरिएबल, राइट। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस डॉलर्स, ठीक है, और बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस सेंट्स ओवर 100। ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ टाइप कास्टिंग। हम उसको डबल में टाइप कास्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो वैल्यू है सेंट्स की, उसको 100 से डिवाइड करके उसको डबल में टाइप कास्ट कर रहे हैं, यानी उसको फ्रैक्शनल नंबर के तौर पर ट्रीट करना चाहते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि हमने सेंट्स को 100 से क्यों डिवाइड किया यहाँ पे? सर डॉलर्स में पुट करने के लिए। जी हाँ, अगर हम सेंट्स को वैसे देखें, अगर हमारे पास 100 सेंट्स हैं तो अगर हम उसको डॉलर की शक्ल में देखें तो वो 0.1 बनता है ना, एक्चुअली 1 बनता है। 100 सेंट्स जो है वो असल में $1 बनता है। तो 100 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, राइट। सो सेंट्स को आप 100 पे डिवाइड कर देते हैं टू कन्वर्ट दैम इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। अगर आपके पास 50 सेंट है तो दैट इज एक्चुअली $0.5। So you will divide 50 with 100 and you will get 0.5, right? And you convert that into double so that it is not taken as a whole number, because as a whole number it will be 0. So you want to take the fraction with you, so, and that will be added to the balance, right? So उसके बाद आपके पास जो नया बैलेंस आया है डॉलर्स और सेंट्स ऐड करने के बाद, आप उसमें से डॉलर्स को अलग करते हैं और सेंट्स को अलग करते हैं,
और अब आप सेट मेथड के ज़रिए ये नए डॉलर की वैल्यू, नए सेंट्स की वैल्यू और रेट जो भी है पुराना, अब आप देखें तो रेट भी गेट करने के लिए आपने गेट रेट का मेथड इस्तेमाल किया है, डायरेक्टली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का लफ्ज़ नहीं लिखा। सो व्हाट वी सी इज़ कि जो बेस क्लास से हम चीज़ें इनहेरिट कर रहे हैं, वो जो प्राइवेट हैं उनको हम उसके मेथड के ज़रिए ही एक्सेस करते हैं एज़ यूजुअल, राइट। इसी तरीके से डिपॉजिट के साथ हमने एक विड्रॉल का मेथड भी लिखा हुआ है। विड्रॉल का मेथड क्या करता है? अगेन बैलेंस की वैल्यू गेट करता है, उसमें से डॉलर्स उतने माइनस कर देता है, उतने ही सेंट माइनस कर देता है, और फिर डॉलर की नई वैल्यू और सेंट की नई वैल्यू कैलकुलेट करके सेट मेथड के ज़रिए इनको फिर सेट कर देता है। सो अगर आप मेन में जाके देखें तो हमने पहले एक सेविंग अकाउंट क्रिएट किया अकाउंट के नाम से, $100, 50 सेंट और 5.5 उसका इंटरेस्ट रेट रखा, उसको आउटपुट किया तो हमें नज़र आया कि ये अकाउंट बैलेंस है 100.5 और इंटरेस्ट रेट है 5.5। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा जी डिपॉजिटिंग $10.25, हम $10.25 डिपॉजिट करते हैं। हमें मालूम है कि $100.5 के में अगर आप $10.25 डिपॉजिट करेंगे तो नया बैलेंस आपका बन जाएगा $110.75, राइट। इसको जब आपने आउटपुट किया तो यू गॉट दिस फिगर दैट द अकाउंट बैलेंस इज now $110.75 and the interest rate remains the same, राइट। और उसके बाद आप एक विड्रॉल करते हैं, आप कहते हैं जी $11.80 हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो $110.75 में से जब आप $11.80 विड्रॉ करते हैं तो द रिमेनिंग बैलेंस इज $98.95। सो ये एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक लेवल पे इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करती है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आप स्पेशलाइजेशन को फोकस करते हुए एक क्लास को बतौर बेस क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे किसी और स्पेशलाइज्ड क्लास को डिराइव कर सकते हैं। इनहेरिटेंस इस्तेमाल ना करने के, अगर हम ना इस्तेमाल करें तो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव हमारे पास इनहेरिटेंस इस्तेमाल ना करने की सूरत में ये है कि हम ये जो सेविंग अकाउंट की क्लास है इसके तमाम फीचर्स को डायरेक्टली इसके अंदर लिखें। यानी जो वेरिएबल चाहिए, मिसाल के तौर पे बैलेंस का वेरिएबल चाहिए तो बैलेंस का वेरिएबल लिखें, इंटरेस्ट रेट का वेरिएबल चाहिए तो इंटरेस्ट रेट का वेरिएबल लिखें। इसी तरीके से जितने कंस्ट्रक्टर्स हैं जो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं उनको इसके लिए अलग लिखा जाए, जितने मेथड्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं उनको अलग लिखा जाए। तो अब इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी को रिडंडेंट नहीं करना पड़ा। जो फीचर्स बेस क्लास ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रही है उन फीचर्स को हम एज इट इज़ इस्तेमाल कर पाए, और उनके अलावा अगर हमें किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत थी तो सिर्फ उसको हमने इस क्लास के अंदर लिखा। सो डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस हियर? अगर आपके जी जहन सर। में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक सर सवाल इसके रिलेटेड है। जी सर जी कंस्ट्रक्टर जो है सेविंग अकाउंट्स का, जी जी। सर जो है पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो सर जो आगे बैंक अकाउंट लिखा हुआ है ये इसके अंदर पास हो जाएंगे आगे? जो कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, जी सर। लाइक ये वाले आप कह रहे हैं, ये वाले पैरामीटर्स जो पास कर रहे हैं। जी सर। देखिए आपने ये 3 पैरामीटर्स जो पास किए हैं लाइक डॉलर्स, तो ये जो सेविंग अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब 100 पास किया तो डॉलर्स में 100 आया, ये 100 आपने बैंक अकाउंट के कंस्ट्रक्टर को दे दिया। सेंट की वैल्यू 50 है, वो यहाँ से आपने बैंक अकाउंट के कंस्ट्रक्टर को दे दी, और रेट की वैल्यू भी बैंक अकाउंट के कंस्ट्रक्टर को दे दी, ठीक है। नाउ वी सी बैंक अकाउंट का कंस्ट्रक्टर हमने जो लिखा हुआ है, हम उसको एक नज़र देख लेते हैं कि वो क्या करेगा इनके साथ। लाइक दिस इज द वन विद 3 वैल्यूज, या दिस इज, सो इसका मतलब अब इन टर्न ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। ये एक तो ये चेक कर लेगा कि डॉलर, सेंट और रेट तीनों की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो सिंपली क्या करेगा, दैट बैलेंस इज इक्वल टू डॉलर प्लस 0.01 इंटू सेंट्स। तो बैलेंस को डॉलर्स और सेंट्स को ऐड करके जो भी वैल्यू बनती है उसके बराबर सेट कर देगा, और इंटरेस्ट रेट को जो भी रेट आपने दिया उसके बराबर सेट कर देगा। ओके सर।
अगर आप इनहेरिट ना कर रहे होते तो ये वाला कोड आप सेविंग्स अकाउंट के कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली लिख देते, बट सिंस दिस कोड हैज़ ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड बाय बैंक अकाउंट, सो वी यूज़ this code as it is for our facilitation instead of writing it from scratch for the new class, since it is inheriting. ठीक है अहमद रशीद, यस सर। समझ आई है कि नहीं? सर आज जो पीछे पढ़ाया था उसकी समझ आई है, जो आज वाला है ना उसको मतलब करूंगा फिर समझ आएगी। अच्छा, तो जो पीछे पढ़ाया था वो तो अभी अभी हम वैसे डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपको समझ आ रहा है, दैट्स गुड। नहीं सर, ये जो वाइट वाली था ना ओवरलोडेड जो हम्म किया फंक्शन, हम्म मुझे उस टाइम समझ नहीं आता, लेकिन आप जो देख देख मुझे अब समझ आ गया। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। ओके जी, सो नाउ इफ यू परमिट मी वी मूव ऑन फ्रॉम हियर। अच्छा, इनहेरिटेंस के बारे में हमें अभी हमने जितनी बात की है इसको हम अभी यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चल के हम इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली इनहेरिटेंस पर आपको पता है रिलेट कर जाती है आगे पॉलीमॉर्फिज्म के साथ भी, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन स्लाइट डिटेल। नॉट दिस वन, दिस। Okay, next is this example in which we use the friend functions. This is not the one. 11.1. Yeah, equality function. Yeah. अच्छा, अब हम एक मिसाल देखने जा रहे हैं 11.1, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एक हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन जिन्हें हम फ्रेंड फंक्शंस कहते हैं उनके ज़रिए हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। सो इफ़ यू सी, तो हमारे पास ये क्लास है डे ऑफ ईयर, जिसको हमने बहुत शुरू में डिस्कस किया था, ठीक है। इसका एक कंस्ट्रक्टर है जो दो पैरामीटर्स ले रहा है और एक कंस्ट्रक्टर है जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। इसके लिए हमने इनपुट मेथड, आउटपुट मेथड, गेट मंथ, गेट डे, ये सारे यहाँ पे बनाए हुए हैं, और एक चेक डेट का मेथड है प्राइवेट, और मंथ और डे दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मेन में जाके देखें तो मेन में आपने लिखा दो आपने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए, टुडे और बाक बर्थडे के नाम से। आपने टुडे डॉट इनपुट किया और टुडे डॉट आउटपुट किया, तो इट विल प्रिंट दी। आप इनपुट करेंगे तो ज़रा ही आपसे एक्सपेक्ट करेगा जी आप डेट एंटर कर दें, तो इसे इट इज़ 7 इज़ द मंथ एंड आज 18 तारीख है, राइट। So it just input the date and then it prints it out that today's date is month 7, day 18, and then it prints out the birthday of Bach. So it says that the birthday of Johann Sebastian Bach is month 3. It prints it out here, month 3 and day 21, which is basically set here, right? And now you see कि हमने लिखा इफ़ इक्वल, हम पहले लिख रहे थे कि अगर उसकी बर्थडे और इसकी बर्थडे दोनों की बर्थडे इक्वल, अगर आपको याद हो तो जो पिछली एग्जांपल थी उसमें हमने कैसे लिखा था, इफ़ टुडे डॉट गेट मंथ इज इक्वल टू बाक बर्थडे डॉट गेट मंथ, राइट। और उसके बाद हम एंड कर रहे थे कि इफ़ टुडे डॉट गेट डे इज़ इक्वल टू बाक बर्थडे डॉट गेट डे, यही लिखते थे ना हम इक्वलिटी चेक करने के लिए। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने इसको एक मेथड के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। हमने लिखा इफ़ टुडे बाक बर्थडे आर इक्वल। अब हमें मालूम है कि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते,
बिकॉज टुडे जो है उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बल्कि टुडे एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं। इसी तरीके से बाक बर्थडे भी एक ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट सिंपली अ न्यूमेरिक वैल्यूज कि जिनका हम इक्वलिटी कंपैरिजन कर लेंगे। असल में टुडे के अंदर भी दो वेरिएबल हैं और बाक बर्थडे के अंदर भी दो वेरिएबल हैं, और ये इंश्योर करने के लिए कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, हमें उन दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग कंपेयर करना है, जैसा कि हम पिछली इफ़ कंडीशन जो अभी मैंने रिपीट करके यहाँ पे लिखी है उसमें लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन हमने ये किया कि ये काम एक फंक्शन को डेलीगेट कर दिया। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं कि ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है। तो ये फंक्शन बुनियादी तौर पे वही कर रहा है, एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो हम पहले ये कह रहे थे यहाँ पे कि हम डेट 1 डॉट गेट मंथ, डेट 2 डॉट गेट मंथ एंड डेट 1 डॉट गेट डे एंड डेट 2 डॉट गेट डे। ठीक है, आपने ये पैरामीटर यहाँ पे कॉपी कर दिया और ये पैरामीटर यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, सो यू गेट दैट कि इक्वल फंक्शन जो है वो कैसे काम कर रहा है। यस सर। ओके, ओके जी, सो वी कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। जो एग्जांपल अभी हम देख रहे थे, अगेन वी गो टू दैट एग्जांपल। सो वी सी के हम बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इक्वलिटी कंपैरिजन कर रहे हैं। हमें मालूम है कि सर स्क्रीन शेयर शेयर कर कर दूँ, राइट राइट राइट। ओके, सो यू कैन सी इट नाउ। दो। यस सर। ओके, सो बेसिकली हमने इसको दो ऑब्जेक्ट्स पास किए। ठीक है, और ये क्या करता है कि पहली डेट जो है डेट 1 के नाम से जो ऑब्जेक्ट है यानी कि टुडे, सो उसका गेट मंथ, और डेट 2 यानी बाक्स बर्थडे उसका गेट मंथ, और इसी तरीके से दोनों का गेट डे कंपेयर करके आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर देता है। सो इफ द वैल्यू इट रिटर्न्स इज ट्रू, दिस कंडीशन विल इवैल्यूएट टू ट्रू एंड इट विल प्रिंट हैप्पी बर्थडे Johann Sebastian, and otherwise it will print happy unbirthday Johann Sebastian, which is the case in this case, right? Now the concept that we really want to discuss is कि हमें यहाँ प्रॉब्लम क्या है या क्या नहीं है। We just want to make things more efficient, more tidy, more neat. अब प्रॉब्लम हमें यहाँ पे जो बाहर नज़र आ रहा है वो ये है कि ये जो इक्वल मेथड है ये कोई मेंबर फंक्शन नहीं है, राइट? इफ़ यू सी द डेफिनेशन ऑफ द क्लास, तो हमने इसमें इक्वल के नाम से किसी मेथड का सिग्नेचर डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं इक्वल को, तो जाहिर है हम इसको फिर जब एक्सेस करते हैं इसके डेटा मेंबर्स को तो इस फंक्शन के ज़रिए करते हैं। सो देयर आर 4 फंक्शन कॉल्स हियर, एंड फंक्शन कॉल्स आर जनरली एक्सपेंसिव थिंग्स टू एग्जीक्यूट। तो हमें 4 फंक्शंस कॉल करने पड़ते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मेंबर। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि क्या हम इसको मेंबर फंक्शन नहीं बना सकते? अगर हम इक्वल को मेंबर फंक्शन बना दें तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि अगर वो मेंबर फंक्शन है तो वो इसके डाटा मेंबर्स को डायरेक्टली, यानी यहाँ गेट मंथ लिखने की बजाय हम सिर्फ मंथ लिख देंगे तो भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है ना, मेंबर फंक्शन बनाने का ये फ़ायदा होगा ना हमें। सो वाई नॉट मेक इक्वल अ मेंबर फंक्शन? अच्छा, मेंबर फंक्शन बनाने में हम हेजिटेंट इसलिए हैं कि ये एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा है। आमतौर पे जब आप मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कॉल करते हैं। सो नाउ इट विल बिकम अ काइंड ऑफ रैंडम चॉइस कि आप किस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट इसे कॉल करेंगे। अगर तो हमें किसी मेथड को एक ही ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कॉल करना हो फिर तो बड़ी नेचुरल और ऑब्वियस चॉइस है कि आप उसको मेंबर फंक्शन के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर वो मेथड एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा है तो उसमें फिर ये चॉइस कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉलिंग होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट बतौर पैरामीटर पास किया जाएगा, दिस विल बिकम अ रैंडम चॉइस। यानी उस सूरत में क्या होगा कि आप इस फंक्शन को इस तरह से कॉल कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे इट कुड बी लाइक दिस, दैट यू राइट
टुडे डॉट इक्वल। तो सर ये बात करने लगा तो मैं बाक सर इसमें बर्थडे, फिर ठीक है जी। सो अब मिसाल के तौर पे आप इसको फिर यूं कॉल कर रहे होंगे, बट नाउ अगेन द चॉइस ऑफ विच ऑब्जेक्ट विल बी द कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड विच ऑब्जेक्ट विल बी द ऑब्जेक्ट पास्ड एज पैरामीटर विल बिकम रैंडम, because there is no particular method in choosing that। कोई ऐसी डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज़ एसोसिएटेड नहीं है क्लासेस ऑब्जेक्ट के साथ कि हम ये डिसाइड कर सकेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट बतौर पैरामीटर पास किया जाएगा। लाइक अगर मैं यूं भी लिख दूं कि बाक बर्थडे डॉट इक्वल और यहाँ पे टुडे पास कर दूं, दैट कैन ऑल्सो वर्क। ऐसा ही है ना। नाउ वी वॉन्ट टू अवॉइड नहीं दिस। सर ऐसा ऐसा नहीं है। यस सर, मेरे ख्याल से जी जी बताइए। सर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं टुडे अंदर कैसे आ जाएगा। आप यानी आपको जो डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप टुडे डॉट इक्वल लिखें और बाक बर्थडे अंदर पास कर दें, या बाक बर्थडे डॉट इक्वल लिखें और टुडे उसमें बतौर पैरामीटर पास कर दें, ज़ाहिर है अब प्रोसीजर की डिटेल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी उस सूरत में, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करके उसको अकॉर्डिंगली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके सर। what I mean to say is, what I mean to say here is कि ये चूज करना कि टुडे कॉल करेगा और बाक बर्थडे बतौर पैरामीटर जाएगा, या बाक बर्थडे कॉल करेगा इक्वल को और टुडे एज पैरामीटर जाएगा। ज़रा जाना तो ऐसे ही है ना कि किसी एक को बतौर पैरामीटर जाना है और कोई एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा। तो ये चॉइस किसी पर्टिकुलर ऑर्डरिंग के तहत हम एनफोर्स नहीं कर सकते। इट विल बी अ रैंडम चॉइस कि आप किस ऑब्जेक्ट को कॉलिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और किस ऑब्जेक्ट को पैरामीटर बनाएंगे, राइट इसका कोई ख़ास मेथड नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसका काम मुख्तलिफ है और दूसरे ऑब्जेक्ट का काम मुख्तलिफ है, लिहाजा ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल करेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट बतौर पैरामीटर जाएगा, क्योंकि इसमें डेजिग्नेशन ऑफ टास्क्स ऐसी नहीं है कि हम दोनों ऑब्जेक्ट्स में फ़र्क कर सकें। लिहाजा कोई भी ऑब्जेक्ट कॉलिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है और कोई भी ऑब्जेक्ट बतौर पैरामीटर पास किया जा सकता है। नाउ दिस itself is again a design confusion, and we don't really want to afford any such design confusions again here। अच्छा, हम ये भी नहीं चाहते कि ये बिल्कुल मेंबर फंक्शन ना बने, लेकिन हम इसको यूं मेंबर फंक्शन भी नहीं बना सकते। आम तौर पे जनरली ये कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि अगर आपके पास कोई ऐसा मेथड है जिसने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ, एक ही क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना है, तो फिर बेहतर है कि आप उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन के तौर पर डिक्लेयर कर दें। अच्छा, अब फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? We see that now। हम ये कह चुके हैं कि हम इसको मेंबर फंक्शन भी नहीं बनाना चाहते, और हम ये भी कह चुके हैं कि हम इसको बिल्कुल एक आज़ाद फंक्शन भी नहीं रहने देना चाहते, बिकॉज दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ ओवरहेड। तो फिर इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम इसको एक ऑर्डिनरी फंक्शन के तौर पे भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, मेंबर फंक्शन भी नहीं बनाते, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एक ये फीचर देता है कि हम इस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। अब फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास। अब हमने इक्वल के नाम से जो फंक्शन है, जो कि पहले क्लास के बाहर डिक्लेयर्ड था, अब हमने इस फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, क्लास के अंदर डिक्लेयर करने से ये मेंबर फंक्शन नहीं बना, लेकिन इसको तकरीबन वो प्रिविलेज भी हासिल है जो कि मेंबर फंक्शंस को हासिल होती है। मेंबर फंक्शंस को क्या प्रिविलेज हासिल होती है कि वो क्लास के प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इस मेथड को फ्रेंड बनाने से
हमें ये सहूलत मिल गई कि ये फंक्शन भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। यानी जो पहले हम मंथ की वैल्यू गेट करने के लिए गेट मंथ का मेथड कॉल करते थे या गेट डे का मेथड कॉल करते थे, अब हमें उस मेथड को कॉल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम सिंपली वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे। और ये ऐसा इसलिए कर सकेंगे कि अब हमने इस फंक्शन को इस क्लास में एक फ्रेंड फंक्शन के तौर पर डिक्लेयर किया है, और फ्रेंड फंक्शंस को ये प्रिविलेज हासिल होती है कि जिस क्लास के वो फ्रेंड होते हैं उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट मेंबर फंक्शंस। हम इसको मेंबर फंक्शन क्यों नहीं बनाना चाहते थे? ताकि हमें डिज़ाइन कन्फ्यूजन ना फेस करनी पड़े कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट बतौर पैरामीटर पास होगा। तो अब हमें वो कन्फ्यूजन भी अफोर्ड नहीं करनी पड़ेगी, और हम वो फ़ायदा जो कि मेंबर फंक्शन बनाने से ले सकते थे, वो फ़ायदा भी अब हम ले सकेंगे, राइट। सो यू सी कि मेथड की इम्प्लीमेंटेशन जो है इक्वल कहाँ गया, यस, राइट। इन दिस केस आपको जो फ़र्क नज़र आएगा वो यही है कि अब हमने डेट वन डॉट गेट मंथ नहीं लिखा, बल्कि डेट वन डॉट मंथ ही लिखा है। सो हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हम 4 फंक्शंस कॉल करने से बच गए, और हम इस बात से भी बच गए कि हमें ये चीज़ रैंडमली डिसाइड करनी पड़े कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट पैरामीटर के तौर पे पास किया जाएगा। सो बाय मेकिंग अ फंक्शन अ फ्रेंड ऑफ अ क्लास, we can take the advantage of a member function, and still we can avoid the random choosing of which object will be the calling object and which object will be the object passed as parameter. तो ये बात आपको समझ आई फ्रेंड फंक्शन वाली? क्या सर? फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, लेकिन उसे क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है बतौर फ्रेंड। फ्रेंड फंक्शन को वो प्रिविलेज हासिल होती है जो कि मेंबर फंक्शंस को हासिल होती है, यानी मेंबर फंक्शंस भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो फ्रेंड फंक्शन भी कर सकता है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन फिर भी मेंबर फंक्शन नहीं होता, और हम डिलिबरेटली ऐसा करते हैं कि हम उसको मेंबर फंक्शन नहीं बनाते। ऐसा हम किस लिए करते हैं कि वो एक नहीं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ले रहा होता है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ही मेथड को फ्रेंड मेथड के तौर पर डिक्लेयर करें जो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ले रहा है। आई मीन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी मेथड को फ्रेंड फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट चॉइस कि अगर आपका कोई ऐसा मेथड है जिसने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के साथ डील करना है, तो इट इज़ अ रिकमेंडेशन दैट यू मेक दैट अ फ्रेंड फंक्शन, राइट। आप फ्रेंड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये चॉइस अल्टीमेटली प्रोग्रामर की अपनी होती है। C++ ज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ एनफोर्स नहीं करती। सो दिस इज़ अगेन अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। compilers do not obviously mandate any such thing. तो फ्रेंड फंक्शन कब बनाना चाहिए? जब एक फंक्शन जनरली एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा हो। There can be numerous different situations. This is just one that we are describing, which is a very prominent situation that encourages the use of friend functions. So got it? Any questions, any confusions? None? Everybody is okay? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक छोटा सा काम करने को दूं आपको अब। No, sir. क्यों बेटे? ये कोड मैंने कर दिया सर आप यहाँ पे पेस्ट, ठीक है?
ओहो, इससे बड़ा मैसेज नहीं जा सकता। ओके, ये मैं आपके क्लासरूम में पेस्ट कर देता हूँ। इस कोड को अपने पास रेपलेट में चलाइए और एक छोटा सा ट्वीक आपको ये करना है इसके अंदर। कोड आपके पास क्लासरूम के ज़रिए शेयर हो गया। इसको अपने पास रेपलेट में चलाइए और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए कि ये जो मेथड अभी हमने बनाया है फ्रेंड फंक्शन के तौर पर, इसको अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है। वेयर इज़ इट, रियली 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 है, यहाँ पे है अभी कि नहीं? इसी में था फ्रेंड। हाँ ठीक है, क्लास ऑफ ईयर, यस। तो अगर हम इसको फ्रेंड ना बनाए, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचती हैं। एक तो ये मेंबर फंक्शन बन जाएगा और दूसरा इस फंक्शन को आप यहाँ से बाहर ले जाएंगे, बाहर जाकर डिक्लेयर कर देंगे जैसे कि पहले किया हुआ था। तो ये दोनों वेरिएशंस ट्राई करने की कोशिश कीजिए। पहले इस फंक्शन को बाहर ले जाइए और फिर देखिए क्या होगा, और क्या आपको जो इसका नतीजा आता है उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, इससे बेहतर था इसे फ्रेंड फंक्शन बना देते। और दूसरी चीज़ ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए कि अगर ये मेंबर फंक्शन है तो फिर ये कैसे कॉल होगा और कैसे काम करेगा। ठीक है, ओके सर। तो आई विल टेक अ फ्यू मिनट्स पॉज, इसमें आप ये करेंगे एंड देन आई विल टेक फीडबैक फ्रॉम यू। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा, कुछ प्रोग्रेस हुई? सर मुझे कुछ Yes, sir. पूछना था आपसे। जी जी पूछिए। है सर, वही कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, पूछ लूँ सर? जी जी। सर आई हैव टू शेयर माय स्क्रीन। हम्म। सर आप देख पा रहे हैं? जी जी। Okay, सर तो ये एक मेरे पास क्लास है और उसका एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बगैर किसी कंस्ट्रक्टर के। तो मेरे पास एक क्लास कंस्ट्रक्ट हो गई है, कोई जी, एरर नहीं है, दैट्स मीन मेरी क्लास कंस्ट्रक्ट हो चुकी है क्योंकि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे ठीक। पास मौजूद है। ठीक है। ऐसे है ना सर? जी जी। सर बट अगर मैं एक और क्लास बनाऊं और उसको इनहेरिट करवाऊं पहले से, मतलब इस वाली क्लास को बना दूं बेस क्लास और एक और ड्राइव क्लास बनाऊं, ये इस तरह से। तो अगर अब मैं इनहेरिट करवा के एक इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो सर पहले तो मेरे पास एक वेird सा एरर आएगा, मतलब मेरे जो ऑब्जेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब तो काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम ये कहें कि पब्लिक सारा मतलब पब्लिक से इनहेरिट हो रहा है सब कुछ, और मैं यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स दे दूँ, डमी आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ डाटा को, तो सर एक और वेird सा एरर आ जाएगा, वन आर्गुमेंट टू प्रोवाइडेड। नहीं तो नहीं, आप ऐसे करें, ये आर्गुमेंट दोनों निकालिए। ओके, बेस क्लास दिखाइए ज़रा मुझे। ये बेस क्लास है आपकी डिपार्ट, ठीक है, और इसका आपने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। यस सर। इसका कंस्ट्रक्टर भी खाली निकाल दें। ओके, ठीक है, अच्छा अब एग्जीक्यूट करें। सही, ठीक है ना? अच्छा, ठीक 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 ठीक। आपको थोड़े से कॉम्बिनेशन ट्राई कर। अब ज़ाहिर है वो पीछे जो आपने कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है उसके पास तो एक ही कंस्ट्रक्टर है ना, तो इनहेरिटेंस के केस में चीज़ें थोड़ी सी अगले लेवल पे चली जाती हैं। अच्छा, मतलब इनहेरिटेंस में मेरे पास ऐसे होगा कि मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा काइंड। अच्छा, आप ये जो आपने भी पहले कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था ना ऊपर,
यस सर। वो यानी वो ले आए, दोबारा ले आए उसे। ओके सर। ये हो गया कंस्ट्रक्टर आपके पास। अच्छा, अब नीचे आप जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं इसमें आप वो दो पैरामीटर दे दीजिए। दे दिए। अच्छा, अब ज़रा चलाइए। अच्छा, अब इसने क्या दिया? ये आप कंपाइलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आईडी कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सर विजुअल स्टूडियो अच्छा वीएस कोड है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो, ठीक है। अच्छा, इसने क्या दिया हमें? एरर पब्लिक डिपार्ट, ठीक है। कैंडिडेट एक्सपेक्ट्स वन आर्ग्यूमेंट टू प्रोवाइडेड। कैंडिडेट सी एस डिपार्टमेंट 6, कैंडिडेट एक्सपेक्ट्स वन आर्ग्यूमेंट टू प्रोवाइडेड, ठीक है। मेरा ख्याल है इसमें वैसे एक्सप्लिसिटली ही स्पेसिफाई करना पड़ता है। अभी जो हमने पिछली एग्जांपल देखी थी उसमें भी हमने इसको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई किया था। मुझे एग्जैक्टली सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपको ये कंस्ट्रक्टर जो है इसकी यस सर। डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ये जो आपकी दूसरी क्लास है ना, यस सर। सी एस डिपार्ट, उसके अंदर यस। आपको ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी। और वो इन टर्न, जैसे ये जो आपने लाइन कमेंट की हुई है, ये वाली। हाँ, इसको आप अनकमेंट करें ना। यस सर। आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। चलाइए ज़रा। अब काम ठीक है ना? करेगा। हाँ, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी एक्सप्लिसिट हियर। मतलब हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का वो मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब काम करेगा जब पहली पैरेंट असल में क्लास के अंदर एक बात याद रखिए, जब आप कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ना कोई भी, यस सर। तो फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का तस्वर ख़त्म हो जाता है। ओके सर। यस सर। ठीक है, फिर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी खुद देना हाँ होता है। हाँ। यस सर, समझ गया। ठीक 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 ठीक, समझ गया। अब एक और चीज़ सर, जी देखिए सर, जैसे हम जो हमारी ड्राइव क्लास होती है हम उसके अंदर अलग मेथड भी कॉल कर सकते हैं जो उस क्लास के स्पेसिफिक होते हैं। जी तो सर इस तरह हम कंस्ट्रक्टर के अंदर और चीज़ें कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सीएस डिपार्ट के लिए एक तीसरी चीज़ लेना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर। जी जी। लेट्स से टीचर का नेम। तो अब इसको सर मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे उसकी लॉजिक दूंगा या यहाँ पे भी बताऊंगा? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आप सी एस डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं ना सिर्फ? हाँ, यस सर, मैं इस ठीक है। क्लास के लिए स्पेसिफिक रखना चाहता हूँ, जैसे हम अच्छा, मेथड अब स्पेसिफिक अब डिफाइन। ऐसा कीजिए, ज़रा नीचे आइए, इसमें क्लास की बॉडी के अंदर टीचर नेम को कोई वैल्यू दे दें। इस क्लास के अंदर यहाँ से कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके। अच्छा, अब दे दी सर। ये वैल्यू आप उस कंस्ट्रक्टर में जाके वहाँ पे भी असाइन करें। हाँ, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे टीचर नेम को टीचर नेम ही असाइन कर दें। आई थिंक इट शुड वर्क। ज़रा चलाइए, सेमी कॉलन डाल दें। सॉरी। अच्छा, वो आपने बढ़ा दिया हुआ है टीचर नेम। ये क्या कह रहा है? हाँ, इसकी डेटा टाइप तो देना। हाँ यस सर, हो गया। हाँ, ठीक। ठीक ठीक। थैंक यू सर। अच्छा, ये आप लोगों ने कोड एग्जीक्यूट करके देखा जो आपसे कहा था? जी, विल एनीबॉडी शेयर कोड एग्जीक्यूट करके देखा आपने? बेटा को हाँ ना तो करें। नहीं कर सके एग्जीक्यूट? सर मैंने प्रोग्राम सर मैंने बना लिया है, वो किया है, हो गया है।
अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कोड था उसको अगर आप कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करें तो क्या आपसे एग्जीक्यूट हो गया या नहीं? सर हो गया था। बाकी लोगों से भी हुआ एग्जीक्यूट या नहीं? हो गया था सर, वो तो सिंपल ही सर था। मेरा नहीं हुआ था सर, मेरे पैरा आ रहा था। आप कौन सा कंपाइलर यूज़ करते हैं? सर मैंने रेपरेट पे किया था फिलहाल तो। अच्छा, तो क्या एरर जी दे रहा था? सर वेट मैं एक दोबारा करता हूँ। तो उसका फ्रेंड वाला ही एरर आ रहा था कि सर दोबारा एक बार कर लूँ। जी जी, शेयर करके दिखा दें। कुछ चेंज करने पे एरर आ रहा था या वैसे ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ? सर वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ था मेरे को। अच्छा, ज़रा दिखाइए। दैट्स स्ट्रेंज। एग्जीक्यूट वैसे तो हो जाना चाहिए। वैसे तो हम इसको एग्जीक्यूट कर ही रहे हैं। इट वर्क्स फाइन। सर इतने सारे एरर आ गए सर। थोड़ा सा फॉन्ट भी एरर एक्सपेक्टेड अनआइडेंटिफाइड आईडी। सर एक मिनट पहले से एक बार दोबारा करो तो मिल जाएगा। ज़रा नीचे आए, नीचे ये यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आए। ये ब्लैक आपकी जो कंसोल है, कंसोल पे स्क्रॉल जी करके सर। नीचे आए। ओके सर ठीक है सर, पहले एक मिनट। अभी क्या कह ओके रहा सर। है? सर ये एक्सपेक्टेड आईडी फंक्शन एज अ फ्रेंड। सर सेम यही आ रहा था स्टार्टिंग में, वो लास्ट टाइम चेंजेस किए थे इस पर थोड़ा एरर हाँ, आ रहा था, इसलिए मैंने कहा दोबारा वही करूँ। I'm not getting win.cpv display 11.2 equality function as a friend. सर इसमें इसने कोई मेरे ख्याल लाइंस वगैरह एक्स्ट्रा डाल दी है, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो 1.6 लाइन होता है, 3 लाइनें एक्स्ट्रा है। अच्छा, चलो रुको एक मिनट देखते हैं। शुरू में देखो तुमने वो क्वेश्चन ओ अच्छा यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ऊपर से ठीक है देखो। ठीक है। ओके हाँ देखो ना, ये नहीं डाला था। ठीक है सर हो गया हो गया। यस सर, यार वो दाऊद ने कहते हैं आसान में नकल सवाल दिया है। नकल चाहिए। हो गया सॉरी। सर दाऊद को शाबाश दे। ओके सर सॉरी, बस ज़रा अभी ना बिल्कुल आउट ऑफ माइंड रहता इट्स हूँ। ओके, इट्स ओके। शजीब भाई कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, आप वो भी नहीं होती। हो जाती है गलती कभी। ज़ाहिर है एतमाद आपने लेना है तो एतमाद तो आपको दाऊद से ही मिल सकता है। अच्छा, अब ये जी बताइए, सर। अब ये बताइए कि हमें एक छोटी सी चीज़ इसमें ट्वीक ये करना था कि एक तो आपने ये फ्रेंड फंक्शन बनाया हुआ ना, अगर हम इसे फ्रेंड फंक्शन ना बनाए तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? आपने ट्राई करने की कोशिश की। एक छोटी सी चीज़ आप ये कर सकते थे उसके अंदर कि आप या तो उसकी डेफिने उसकी 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 जो सॉरी फंक्शन की डेक्लेरेशन है उसको क्लास के बाहर ले आएँ। उस सूरत में आपको ज़ाहिर है एक्सेसर के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्सेसर फंक्शंस के ज़रिए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट उसको मेंबर फंक्शन बना दें और एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसको कॉल करें और दूसरे ऑब्जेक्ट को बतौर पैरामीटर पास करें। ठीक है, तो आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू कि आपने इसके अंदर पहली वाली चीज़ तो हमने पिछली एग्जांपल में वैसे ही कर ली। दूसरी चीज़ कि आप इसको एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल करें और दूसरा ऑब्जेक्ट बतौर पैरामीटर पास कर दें।
दिस थिंग इज़ लेफ्ट विद यू, ये चीज़ आपने करके देखनी है। तो पूरी क्लास में सिर्फ मैंने? सब ने। इसके को मल्टीपल फ़ायदे हैं ना, एटलीस्ट जो एग्जांपल ये वाली आपके सामने है, यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड दिस एंड व्हेन यू विल प्ले अराउंड विद इट, तो ज़ाहिर है आपको थोड़ा सा बेहतर अंदाज़ा होगा चीज़ों का। और ये कोई बड़ा टास्क बहरहाल नहीं है, ये तो एक छोटा सा टास्क ही है, आपको उस प्रोसीजर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ सकता है, दैट्स इट। शायद 2-3 लाइनें, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सर ये अभी करके देना है? नहीं नहीं, इसे कर लीजिएगा, हम अगली क्लास जल्दी रख लेंगे। ठीक है, सर ईद के बाद ही होगी अब मेरे ख्याल से क्लास। ईद किस दिन बनती है? सर ईद वेडनेसडे को। वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे को बन रही है, ठीक है, चलें देखते हैं, हो सकता है ट्यूसडे को हम एक क्लास कर लें। असल में मुझे लगता था कि शायद हम ये चीज़ें थोड़ी क्विकली कर लेंगे, लेकिन ये क्विकली होंगी नहीं, दे विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। सो मेरा आज का आइडिया ये था कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़नी चाहिए।